बांग्लादेश में साजिश, कोलकाता में हत्या। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के एमपी अनवारुल अजीम की हत्या के बारे में, जिनकी हत्या एक तरह से मिस्ट्री बनकर रह गई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं डिटेल के साथ। कहानी की शुरुआत होती है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के अवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम पिछले कई महीनों से थोड़ा परेशान चल रहे थे। वजह थी उनकी सेहत। वो मानसिक तनाव में रहते थे, सिर दर्द बना रहता, साथ ही एक कान से सुनने में उन्हें काफी दिक्कत हो रही थी। इसलिए उनकी बेटी मुमतरीन फिरदौस उनसे कई बार कह चुकी थी कि वो अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं, हो सके तो भारत चले जाएं। दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल का काफी नाम है, वहाँ एक से बढ़कर एक काबिल डॉक्टर हैं, वहीं चले जाएं। आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी की बात मान ली और 9 मई 2024 को ढाका में मौजूद अपने आधिकारिक आवास से अपने गांव पहुंचते हैं, जो कि बांग्लादेश के जिला चेनाहिदा में मौजूद है। वहीं से उन्होंने कोलकाता में रहने वाले अपने खास दोस्त गोपाल विश्वास के यहाँ जाने की योजना बनाई। वो बेटी को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन उसका वीजा नहीं मिलने की वजह से अकेले ही जाने का सोचा। इस बारे में 11 मई की सुबह करीब 4:45 बजे फोन पर उन्होंने अपनी बेटी से बात की। उसके बाद वो अगले दिन यानी 12 मई 2024 को वह इलाज के लिए कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता में वो अपने दोस्त गोपाल विश्वास के घर ठहरते हैं। गोपाल विश्वास का घर कोलकाता के नॉर्थ के इलाके में मौजूद है। खैर, उनके कोलकाता पहुंचने के अगले दिन 13 मई को उनकी बेटी फिरदौस को एक व्हाट्सएप मैसेज मिलता है। मैसेज में ये कहा गया था कि वो एक वीआईपी के साथ कोलकाता से दिल्ली चले गए हैं और वहां से एक जरूरी काम के बाद वो न्यू टाउन वापिस आ जाएंगे। तब तक उन्हें कोई कॉल करके डिस्टर्ब न करे। उसी दिन यानी 13 मई की शाम को फिरदौस ने अपने पापा के दोस्त गोपाल विश्वास को फोन किया और बोला कि अंकल, मैं अजीम की बेटी ढाका से बोल रही हूँ। पापा का फ़ोन नहीं लग रहा है, अगर वो आपके पास मौजूद हैं तो मेरी उनसे बात करवा दीजिए। दूसरी तरफ से गोपाल विश्वास ने कहा, बेटी, तुम्हारे पापा 12 मई को शाम के 7 बजे यहाँ पहुँचे थे और आज दोपहर 1:45 बजे के करीब डॉक्टर को दिखाने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन अंकल उनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, मुझे परेशानी हो रही है। उसके बाद गोपाल ने उनसे कहा कि कॉल होल्ड पर रखो, मैं कॉल करके देखता हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिरदौस को बताया कि मेरा फ़ोन भी अजीम को नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। लेकिन अंकल, अब तो शाम भी हो रही है, उन्हें अब तक डॉक्टर के पास से आ जाना चाहिए था। तभी गोपाल के फोन पर एक मैसेज आता है। वो फिरदौस से कहते हैं कि बेटी, अजीम का कोई मैसेज आया है। मैसेज था कि मैं एक खास काम से दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद फ़ोन करूँगा, तुमको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। मैसेज सुनकर फिरदौस और परेशान हो गई। उनकी बेचैनी तब और बढ़ गई जब 2 से 3 दिन के बाद भी उसे अपने पिता के बारे में कोई खबर नहीं मिली। वो बार बार गोपाल विश्वास को फोन करती और अपने अब्बू के बारे में किसी खबर मिलने को लेकर पूछती रहती। इधर गोपाल विश्वास भी परेशान थे कि आखिर अजीम गए कहाँ। इधर भारत में हर जगह उस समय चुनाव का माहौल था, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींची हुई थी। उधर बांग्लादेश में भी अनवारुल अजीम की 3 दिनों से कोई खबर नहीं मिलने पर बांग्लादेश के होम मिनिस्ट्री में खलबली मच गई। फिरदौस ने होम मिनिस्टर से गुहार की, साथ ही पीएम शेख हसीना को भी एक पत्र लिखा। इधर कोलकाता में जब 17 मई तक अनवारुल अजीम की कोई खबर नहीं मिली तो उनके दोस्त गोपाल विश्वास ने 18 मई को पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। अब चूंकि मामला एक बांग्लादेशी सांसद का भारत से लापता हो जाने के संबंध में था, इसलिए पश्चिम बंगाल पुलिस ने इसे बेहद गंभीरता से लिया और इसकी जाँच CID के हवाले कर दी गई। उधर बांग्लादेश की पुलिस भी अपने जराये से जांच करने में जुटी हुई थी। इधर गोपाल विश्वास की लिखित शिकायत पर इस मामले की जानकारी कोलकाता में मौजूद बांग्लादेश के हाई कमीशन को दे दी गई। वहां के भारतीय अधिकारियों की मदद से कोलकाता पुलिस ने सबसे पहले उनके मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक किया। इससे पुलिस को कई जानकारियां मिली। अनवारुल अजीम के कोलकाता में अपने दोस्त के घर से 13 मई को निकलने के बाद उनके मोबाइल की लोकेशन महानगर के न्यू मार्केट इलाके में मिली। इसके बाद 17 मई को उनका फोन बिहार के किसी इलाके में कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। इस मामले में गोपाल विश्वास से भी पुलिस ने पूछताछ की। साथ ही पुलिस को उस ड्राइवर का भी पता चल गया जिसकी कार में वो अपने दोस्त के घर से निकलने के बाद सवार हुए थे। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि अनवारुल अजीम के साथ एक बांग्लादेशी नागरिक भी था। 13 मई को ड्राइवर ने उन दोनों को कोलकाता से सटे न्यू टाउन इलाके में छोड़ दिया था। इतनी छानबीन के बाद भी पुलिस को अभी तक लापता सांसद के बारे में बस इतनी ही जानकारी मिल पाई थी। उधर बांग्लादेश के कोलकाता स्थित हाई कमीशन के प्रेस सचिव रंजन सेन को भी 18 मई को बांग्लादेश के पीएम की तरफ से सांसद अनवारुल अजीम के लापता होने की खबर मिल चुकी थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क कर
इस मामले की जानकारी दी। जब ये पता चला कि बांग्लादेश के सांसद को आखिरी बार कोलकाता में ही देखा गया था, तब हाई कमीशन के अधिकारी लगातार कोलकाता पुलिस से राब्ते में थे। दूसरी तरफ पूछताछ में गोपाल विश्वास ने बताया कि अनवारुल अजीम के साथ बीते 2 दशकों से उनके पारिवारिक संबंध हैं। अपने बारे में गोपाल विश्वास ने बताया कि वो कोलकाता में आभूषण के निर्यात के कारोबार से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में जब बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार थी, उस दौरान अनवारुल अजीम भारत में ही रहते थे। गोपाल विश्वास ने बताया कि उनका घर माजधिया में है। अनवारुल वहां सुभाष अग्रवाल के घर रहते थे। वहीं उनसे उनकी मुलाकात हुई, जो आगे चलकर दोस्ती में बदल गई और धीरे धीरे अब ये पारिवारिक संबंधों में तब्दील हो चुकी है। इसी वजह से इलाज कराने के लिए जब वे भारत आए तो उनके घर ठहरे थे। उन्होंने यानी गोपाल विश्वास ने पुलिस को ये भी बताया कि अनवारुल ने उनके पास आने के बाद किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की इच्छा जाहिर की थी और इस बारे में किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में जानकारी भी मांगी थी। इस पर गोपाल विश्वास ने अनवारुल अजीम से कहा कि वो ऐसे किसी डॉक्टर को तो नहीं जानते, लेकिन उन्होंने साल्ट लेक स्थित अपोलो हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने की उन्हें सलाह दी थी। आगे गोपाल का कहना था कि मेरी सलाह को ध्यान में रखकर ही उन्होंने सुबह मेरे साथ नाश्ता किया। उस वक्त मैंने उनको बोला कि आज मेरी कार घर पर नहीं है, आप किसी कार का इंतजाम कर लीजिएगा। उसके बाद मैं अपने घर की पहली मंजिल पर बने अपने ऑफिस में चला गया। पूछताछ के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया कि इस मामले से गोपाल विश्वास का कोई लेना देना नहीं है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के अनुसार गोपाल विश्वास के द्वारा दी गई जानकारी सही थी। फुटेज में अनवारुल अजीम दोपहर 1:41 पर गोपाल विश्वास के घर से बाहर निकलते दिखाई दिए। वैसे तो 15 मई को भी गोपाल विश्वास को अजीम का एक और व्हाट्सएप मैसेज मिला था कि वो दिल्ली पहुंच गए हैं और उनके साथ कुछ वीआईपी हैं, इसलिए उनको फोन न किया जाए। दूसरी तरफ अजीम की बेटी ने भी गोपाल को फोन कर बताया कि हर मुमकिन कोशिश के बाद पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है, आप कुछ करें। इसके बाद गोपाल विश्वास भी अपने दोस्त की तलाश में जुट गए थे। कोलकाता में अजीम के तमाम करीबियों को भी इस मामले की जानकारी दे दी थी। सब उन्हें अपने जराये से तलाशने में जुटे हुए थे, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद वो पुलिस थाने गए, जहां पूरा एक दिन उन्हें बिठा कर रखा गया। इस बीच पुलिस की एक टीम उनके घर गई और वहां की सीसीटीवी फुटेज ले आई। उस फुटेज की जांच के बाद शिकायत दर्ज की गई। उधर ढाका में डिटेक्टिव ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हारून रशीद का कहना था कि अनवारुल अजीम के पास 2 बांग्लादेशी मोबाइल नंबर के अलावा एक इंडिया कंपनी का सिम भी मौजूद था। उन्होंने इंडियन पुलिस के सहयोग से उनके भारतीय फ़ोन नंबर की लोकेशन ट्रैक कर देखा तो उन्हें लोकेशन बिहार के मुजफ्फराबाद की दिखाई दे रही थी, लेकिन कोलकाता पुलिस ने जांच कर ये पाया कि बिहार में मुजफ्फराबाद नाम की कोई जगह नहीं है। मुजफ्फराबाद तो नहीं, हाँ इस नाम से मिलता जुलता एक नाम है मुजफ्फरपुर। दूसरी तरफ अनवारुल अजीम की बेटी मुमतरीन फिरदौस ने भी बांग्लादेश में पिता के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवा चुकी थी। उसने पुलिस को बताया कि उनके पिता अक्सर भारत जाते रहते थे। यहाँ संसद बंद होने की वजह से वो 2-3 दिन के लिए भारत गए थे। उसने ये भी बताया कि उनका एक कान पूरी तरह से बंद हो चुका था, उसी का इलाज करने वो भारत गए थे। इस मामले में सीमा के दोनों ओर संदिग्धों की धरपकड़ शुरू हो चुकी थी। कोलकाता पुलिस ने 24 मई 2024 को जिहाद हवलदार नाम के एक बांग्लादेशी कसाई को गिरफ्तार किया, जो कि कथित तौर पर मुंबई में अवैध रूप से रह रहा था। जबकि बांग्लादेश में भी पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनमें से अमानुल्लाह सईद, मोहम्मद भुइयां 56 साल, तनवीर भुइयां 30 साल और एक लड़की शिलास्ती रहमान 22 साल शामिल थे। इधर भारत में कोलकाता पुलिस को छानबीन के दौरान न्यू टाउन इलाके के एक फ्लैट की जानकारी मिलती है। इस फ्लैट की जानकारी पुलिस को उसी ड्राइवर से मिली जिसकी कार से सांसद अनवारुल अजीम न्यू टाउन गए थे। 22 मई को ही पुलिस उस फ्लैट पर पहुंचती है। इसी बीच बांग्लादेश की सरकार ने ऐलान कर दिया कि सांसद अनवारुल अजीम की हत्या हो चुकी है। फिर इसके बाद फॉरेंसिक की एक टीम उस फ्लैट पर पहुंचती है। फॉरेंसिक टीम को फ्लैट के ड्राइंग रूम से खून के कुछ धब्बे मिलते हैं और फिर इसके बाद होते हैं एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे। अब एक तरफ कोलकाता पुलिस जहां सांसद की हत्या की जानकारी हो जाने पर उनकी लाश तलाशने में जुट गई, जबकि दूसरी तरफ ढाका पुलिस और खुफिया एजेंसियां इस हत्याकांड के गुनहगारों की तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच उन्हें इस हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड अख्तरुज्जमा उर्फ शाहीन मियां के बारे में जानकारी हुई, जो कि अमेरिका का नागरिक था। वैसे तो वो बांग्लादेश का ही रहने वाला था, लेकिन उसे अमेरिका की नागरिकता मिली हुई थी। ये भी पता चलता है कि अख्तरुज्जमा 20 मई 2024 को
दिल्ली और फिर नेपाल के काठमांडू के रास्ते अमेरिका फरार हो चुका था। खैर, ये तो पता चल चुका था कि सांसद की हत्या हो चुकी है, लेकिन लाश का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। दोनों देशों की पुलिस को शक था कि सांसद की हत्या कर लाश को बड़ी चतुराई से ठिकाने लगा दिया गया है। इसके बाद कोलकाता से सीआईडी के 3 अधिकारियों ने ढाका पहुंचकर वहां की खुफिया शाखा यानी कि डिटेक्टिव ब्रांच के प्रमुख के साथ मीटिंग की। इस मामले में अभी तक जितने लोग गिरफ्तार किए गए थे, सबसे एक एक करके सख्ती से पूछताछ की गई। जिहाद हवलदार से मुख्य रूप से इस बिंदु पर पूछताछ की गई कि सांसद अजीम की हत्या के बाद उनकी लाश को कहां ठिकाने लगाया गया है। और जब सबने बारी बारी अपनी जुबान खोली तो सांसद हत्याकांड से संबंधित कई चौंकाने वाले खुलासे प्याज के छिलके की तरह उतरते चले गए। दोनों देशों की पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज अभियुक्तों के बयानों के अनुसार उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग कर इस हत्या को अंजाम दिया था। उनकी हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग ढाका में ही बनाई गई थी, लेकिन इस वारदात को विदेशी धरती यानी कि भारत में अंजाम देकर लाश को ऐसे गायब करने की तैयारी की गई थी कि उसका नामो निशान भी पता न चल पाए और न ही लाश कभी बरामद की जा सके। इसी वजह से लाश को सैकड़ों हिस्सों में तकसीम करके गायब कर दिया गया था। साथ ही उन्होंने जांच को गलत दिशा देने के लिए भी कई काम किए थे। जैसे कि हत्यारों का मकसद लाश को गायब करने के साथ ये भी था कि जांच अधिकारियों को सांसद के मोबाइल का भी कोई सुराग न मिल सके। तीसरा मकसद था भारतीय पुलिस का ध्यान बांग्लादेश की ओर न जा सके। इसी मकसद से कोलकाता में एक फ्लैट किराए पर लिया गया। हालांकि मकान या फ्लैट किराए पर लेते समय उसके मालिक, किराएदार और दलाल तीनों के लिए अपनी फोटो और आईडी कार्ड थाने में जमा करना जरूरी होता है। फ्लैट को किराए पर लेते समय कहा गया था कि अख्तरुज्जमा, अमानुल्लाह और शिलास्ती वहां रहेंगे। इसके लिए 1 मई को न्यू टाउन थाने में उनसे रिलेटेड दस्तावेज जमा किए गए थे। किराए पर फ्लैट लेते समय दस्तावेज के तौर पर मास्टरमाइंड अख्तरुज्जमा ने न्यूयॉर्क के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी दी थी, जिस पर नंबर और तस्वीर भी मौजूद और उसने खुद को मरीन इंजीनियर बताया था। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल कर लिया कि सांसद अनवारुल अजीम की हत्या 13 मई को दोपहर में ही कर दी गई, यानी उसी दिन जिस दिन वो अपने दोस्त के घर से निकले थे। सीआईडी के अनुसार हत्यारों ने पहले अजीम को क्लोरोफार्म का इस्तेमाल करके तब बेहोश किया जब वो वॉश बेसिन के पास खड़े अपना चेहरा साफ कर रहे थे। इसके बाद एक तकिए की मदद से गला घोटा गया। फिर आरोपी जिहाद हवलदार ने इंसानियत की हदों को पार करते हुए अपने काम को अंजाम। फिर लाश के टुकड़ों को पॉलीथीन में रखकर 2 आरोपियों ने सूटकेस में भरा और फिर फ्लैट से 20 किलोमीटर दूर अलग अलग जगहों पर फेंक आए। सीआईडी को कोलकाता के न्यू टाउन फ्लैट से 600 ग्राम के सैकड़ों पॉलीथीन बैग मिले। साथ ही टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, दस्ताने और शिलास्ती रहमान के नाम का एक बोर्डिंग पास बरामद किया गया। वहां लगे कैमरों से जो फुटेज मिले उसमें सांसद जिस महिला के साथ फ्लैट में जाते दिख रहे थे वो महिला शिलास्ती रहमानी थी। इस बारे में आरोपी जिहाद हवलदार ने बताया कि सांसद अनवारुल अजीम के फ्लैट में घुसने के 15 मिनट में ही पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया था। डेली स्टार में छपी खबर के अनुसार ढाका और कोलकाता में खुफिया एजेंसियों ने बताया कि मास्टरमाइंड अख्तरुज्जमा ने हत्या को अंजाम देने के लिए 5 करोड़ रुपए में एक हिटमैन को काम पर रखा था। खुफिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि अजीम को एक औरत ने लालच देकर फ्लैट में बुलाया था, जो कि अख्तरुज्जमा की गर्लफ्रेंड शिलास्ती हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज में सांसद को एक आदमी और एक महिला के साथ फ्लैट में प्रवेश करते देखा गया था। दोनों बाद में फ्लैट से बाहर आते भी दिखे, लेकिन उनके साथ सांसद अनवारुल अजीम नहीं थे और उन दोनों के साथ एक बड़ा सूटकेस भी था। ढाका डिटेक्टिव ब्रांच के अतिरिक्त आयुक्त हारून के अनुसार ये साजिश 2 से 3 महीने पहले रची गई थी। इसके लिए ढाका के गुलशन और वसुंधरा इलाके में अख्तरुज्जमा के फ्लैट्स पर कई बार मीटिंग्स की गई। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की सतर्कता की वजह से आरोपी बांग्लादेश में हत्या को अंजाम नहीं दे पाए थे। चूंकि उन्हें पता था कि सांसद अनवारुल अजीम अक्सर कोलकाता आते रहते हैं, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और 22 अप्रैल 2024 को कोलकाता में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। 30 अप्रैल को अख्तरुज्जमा, उसकी प्रेमिका शिलास्ती और हिटमैन अमानुल्लाह ने कोलकाता के लिए उड़ान भरी और इंतजार करने लगे उस दिन का जब उनका शिकार उनकी गिरफ्त में आए। 12 मई को अनवारुल अजीम कोलकाता पहुंचते हैं। शिकारी उन पर पूरी तरह नजर रखे हुए। 13 मई को जब वो अपने दोस्त गोपाल के घर से डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलते हैं तो बाहर आरोपियों ने पहले ही अपना जाल बिछा रखा था। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें फैसल नाम का एक शख्स मिलता है।
जो कि बांग्लादेशी था। वह उन्हें अपने साथ लेकर वहां मौजूद एक सफेद रंग की कार में बैठ गया और उन्हें लेकर उस फ्लैट में पहुंचता है। फ्लैट के बाहर एक शिलास्ती मौजूद थी। फिर वे दोनों उन्हें लेकर अंदर चले गए। सांसद अनवारुल अजीम 2:15 पर फ्लैट में दाखिल हुए और आरोपियों ने अगले आधे घंटे के अंदर ही अपनी पूरी योजना को अंजाम दे डाला और सांसद के मोबाइल से उनके जानने वालों को मैसेज कर दिया ताकि किसी को कोई शक न हो। इस घटना को अंजाम देने के बाद अमानुल्लाह और अख्तरुज्जमा की प्रेमिका 15 मई को बांग्लादेश लौट आए, जबकि अन्य आरोपी 16 मई को और फैसल 17 मई को बांग्लादेश लौटा। चूंकि जिहाद हवलदार भारत में एक प्रवासी की तरह रह रहा था, इसलिए वो भारत में ही रुक गया। अब सवाल ये है कि आखिर सांसद अनवारुल अजीम की हत्या क्यों की गई। शुरुआती जांच से तो यही पता चलता है कि सांसद अनवारुल अजीम की हत्या अनवारुल अजीम और मेन आरोपी के बीच एक व्यापारिक सौदे को लेकर अनबन का नतीजा हो सकती है। इस बारे में डेली स्टार अखबार के मुताबिक अख्तरुज्जमा और सांसद अनवारुल अजीम कथित तौर पर सोने की तस्करी का रैकेट चलाते थे, लेकिन पिछले साल उन दोनों के बीच मतभेद हो गया। बताया जाता है कि अख्तरुज्जमा दुबई से बांग्लादेश में सोने की छड़ी की तस्करी करता था, जबकि अजीम ये सुनिश्चित करते थे कि खेप उनके सिंडिकेट के माध्यम से भारत में ही सही लोगों के हाथों तक पहुंचे। बदले में सिंडिकेट को कमीशन दिया जाता था। पिछले साल अनवारुल अजीम ने अपने लिए ज्यादा कमीशन की मांग की थी, लेकिन अख्तरुज्जमा इसके लिए राजी नहीं हुआ, जिससे दोनों के बीच दरार पैदा हो गई। इसके बाद अख्तरुज्जमा ने अपनी सोने की तस्करी के लिए एक नया सिंडिकेट चुना। इस नए सिंडिकेट का नेतृत्व कथित तौर पर बांग्लादेश के ही एक पूर्व सांसद कर रहे थे। इससे अजीम और भी गुस्सा हो गए। इसके अलावा पिछले 6 महीनों से भारतीय सीमा पर सोने की कई बड़ी खेप जब्त की जा चुकी थी और अख्तरुज्जमा को इसके पीछे सांसद अनवारुल अजीम का हाथ होने का शक था। इन खेपों में करीब 200 करोड़ रुपए का सोना था। इसी बात से अख्तरुज्जमा शदीद गुस्से में था और सोना वापस पाने के लिए बार बार सांसद अनवारुल अजीम पर दबाव बना रहा था और फिर धीरे धीरे उसने सोने की जगह सांसद अनवारुल अजीम से 200 करोड़ रुपए मांगने शुरू कर दिए। इस मामले को सुलझाने के लिए सांसद अजीम और अख्तरुज्जमा 6 महीनों में कई बार मिले और इस पर बातचीत की। बताया जाता है कि यही पैसे का लेन देन वाला मामला अनवारुल अजीम की मौत का सबब बन गया। बांग्लादेश पुलिस के अनुसार 200 करोड़ रुपए खोने के गुस्से के अलावा अख्तरुज्जमा नए सिंडिकेट के जरिए भारत में बिना किसी बाधा के सोने की तस्करी करना चाहता था। हालांकि अख्तरुज्जमा ने अनवारुल की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार किया है। उसने एक बांग्लादेशी टीवी चैनल से कहा है कि जब कोलकाता में सांसद की हत्या हुई थी तो वह ढाका में मौजूद था। वहीं बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि अजीम की हत्या में कई बड़े लोगों की भूमिका हो सकती है। 2014 में सांसद बनने के बाद अजीम ने जेनेदा में सोने की तस्करी पर अपना पूरा नियंत्रण करना शुरू कर दिया था, जिससे वहां के वे लोग जो सोने की तस्करी में शामिल हैं अजीम के अवैध सोने के व्यापार पर पूरी तरह से कब्जा करने के प्रयास से नाराज हो गए। वहीं दूसरी तरफ अजीम की बेटी का कहना है कि उसे अपने पापा की सोने की तस्करी में कथित तौर पर शामिल होने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच की टीम ने आरोपियों को बांग्लादेश की अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने आरोपियों को 8 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बहरहाल अभी भी पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले की छानबीन में जुटी हुई हैं और इस मामले पर आने वाले वक्त में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वहीं सांसद अनवारुल अजीम की लाश का अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल सका है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। चले मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।